अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर सके तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सराउंडेड एरिया में, अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में शेयर कर दें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर, डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो भी अपलोड्स करता हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिले, उनके बारे में आपको बता दिया जाए, तो यहाँ पे बेल आइकन मौजूद है। बेल आइकन में जाके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अब तक इसको लाइक नहीं किया तो प्लीज़ पहले लाइक कर दें और उसके बाद हम पहली स्टोरी की तरफ चलते हैं। अच्छा गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है थोड़ी सी स्ट्रेंज स्टोरी है, प्री पार्टीशन स्टोरी है और ये स्टोरी हमें अमर साहब ने भेजी है। ये इससे पहले भी बहुत सारी स्टोरीज़ हमें भेज चुके हैं और ये जो स्टोरी है ये इनके परदादा परदादी की स्टोरी है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको उसी तरह बता सकूं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया था। ये बताते हैं कि अब से तकरीबन 100 साल पहले इंडिया की एक जगह है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से थोड़ा सा आगे जाके कोई गांव हुआ करता था जो कि एक छोटा सा गांव था और बहुत पुराना गांव था, बहुत ओल्ड स्ट्रक्चर था। वहाँ पे तकरीबन 100 के करीब फैमिलीज़ रहा करती थीं। वहाँ के जो रोड थे वो कच्चे पक्के रोड थे, बेसिक फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर थी। और जाहिर सी बात है, अब से अगर 100 साल पहले का आप सोचेंगे या देखेंगे तो ये पार्टीशन से पहले का टाइम था। इनके दादा दादी का जो घर था या जो हवेली थी वो निस्बतन और लोगों के मुकाबले में बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ी हवेली थी। और जैसे कि ओल्ड स्ट्रक्चर हुआ करता था कि साइड में चारों तरफ कमरे मौजूद हैं, बीच में एक सहन मौजूद है और सहन की बैक साइड पे गैलरी मौजूद है और सहन से ही थोड़ा सा आगे जाके किचन मौजूद है। और ये जो किचन था, यहाँ से जो सहन का हिस्सा था 90% हिस्सा नज़र आया करता था। इस सहन के आखिर में जो जगह थी वहाँ पे आमतौर पे घरेलू जो मवेशी हुआ करते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह, वो पाले जाते थे और हर वक्त वहाँ पे 2 से 3 जानवर मौजूद होते थे। अब किसी भी वजह से इनके जो दादा थे वो किसी काम से दूसरे गांव गए हुए थे और उनको पता था कि इनको वापस आते आते मगरिब हो जाएगी। खैर, जब वो वापस आने लगे तो मगरिब का ही टाइम चल रहा था, यानी कि सनसेट हो रहा था। खैर, जब ये वापस अपने रास्ते में आ रहे थे, अपने गांव की तरफ आ रहे थे, तो इनकी नज़र सामने की तरफ पड़ी और जब इन्होंने सामने की तरफ देखा तो इन्होंने देखा कि बहुत सारी सूखी घास जो आमतौर पर गायें खाया करती है वो वहाँ पे लगी हुई है और कसीर तादाद में मौजूद है। इस जगह से हालांकि ये पहले भी गुजर चुके थे लेकिन कभी भी इनको ऐसा महसूस नहीं हुआ था या इस तरह की घास नज़र नहीं आई थी। किस्सा मुख्तसर, जब इन्होंने वहाँ पे घास देखी तो इनके जहन में सबसे पहले ख्याल आया, ये जो सूखी घास है क्यों ना मैं इसको अपनी गाय के लिए तोड़ लूँ या निकाल लूँ। और जैसे ही इनको ये ख्याल आया तो ये आगे बढ़े। जो भी सूखी हुई घास वहाँ पे मौजूद थी वो सारी की सारी घास इन्होंने निकालना शुरू कर दी। 15 मिनट की जद्दोजहद के बाद ये जितनी भी घास थी ये निकाल चुके थे और ये बहुत मुतमईन थे, बहुत खुश थे कि इनको बग़ैर पैसों के इतनी सारी घास मिल चुकी थी। खैर, ये घास लेके अपने घर आ गए और जब ये घर में आए तो घर में एंटर होते ही जो गाय का stable था या जहाँ पे जानवर खड़े हुआ करते थे वहाँ पे जाके इन्होंने घास रख दी। इनका इरादा ये था कि कल जब सुबह होगी तो जानवरों को जब चारा डाला जाएगा तो ये जो घास है वो दे दी जाएगी। ये घास वहाँ पे रखने के बाद ये सीधे अपने कमरे में चले गए और इनकी जो वाइफ थी वो किचन में ही मौजूद थी, कुछ काम कर रही थी या खाना गर्म कर रही थी। अब ये जो हिस्सा था जहाँ पे जानवर बने हुए थे, ये हिस्सा भी किचन से थोड़ा थोड़ा नज़र आया करता था। कुछ देर तक किचन में काम करने के बाद जब इनकी नज़र सहन की तरफ पड़ी या उस जगह पे पड़ी जहाँ पे घास रखी हुई थी,
तो इनको ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उस घास के अंदर से धुआं निकल रहा है। पहले तो ये समझी कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन जब इन्होंने गौर किया तो वाकई में इस घास से धुआं निकल रहा था। और जैसे ही इनको ये कन्फर्म हुआ, वैसे ही इन्होंने जो करीब में लोग मौजूद थे या जो इनके ससुर वगैरह मौजूद थे उनको बताया कि देखें इस घास से धुआं निकल रहा है। अब धुआं देख के आमतौर पे आपके जहन में आता है कि हो सकता है आग लग गई हो जिसकी वजह से धुआं निकल रहा हो। लिहाजा इन्होंने जब अपने घर वालों को, दूसरे लोगों को इन्फॉर्म किया और जब वो वहाँ पे आए, वहाँ पे आके उन लोगों ने देखा तो वहाँ पे उस घास में से कोई भी धुआं नहीं निकल रहा था। खैर, इन लोगों ने इग्नोर कर दिया और सोचा हो सकता है वहम हो या इनकी प्रेगनेंसी की वजह से इनको ऐसा महसूस हो रहा हो, और सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। इसी तरह कुछ टाइम मज़ीद गुजरा और 1 से 1.5 घंटे के बाद इनका दोबारा से उस अस्तबल के सामने से या उस घास के सामने से गुजर हुआ। और जब इनका दोबारा से वहाँ से गुजर हुआ तो दोबारा इन्होंने देखा कि शायद वो जो घास है, उस घास के अंदर आग लगी हुई है या उसमें से धुआं निकल रहा है। अब जब इनको दोबारा से वो धुआं नज़र आया या वो आग नज़र आई तो इन्होंने, जो घर वाले थे, उनको वहीं पे खड़े होके कॉल करना शुरू कर दिया। खैर, जब सारे घर वाले आ गए और जब आके खड़े हुए तो अगेन वैसे ही हुआ कि वहाँ पे ना कोई आग मौजूद थी, ना कोई धुआं मौजूद था। अब घर वालों को यकीन हो चला कि इनकी क्योंकि हालत इस तरह की है, इनकी डिलीवरी होने वाली है, तो हो सकता है ये एक्स्ट्रा सोच रही हो या इस तरह के ख्यालात जहन में चल रहे हों। जब दूसरी दफ़ा ऐसे हुआ तो जो इनके शौहर थे वो इनको समझा बुझा के कमरे में लेके आ गए और कहने लगे कि फालतू में तुम लोगों के सामने शोर कर रही हो, इस तरह की आवाज़ें निकाल रही हो, हालांकि वहाँ पे ना कोई आग मौजूद है, ना कोई धुआं मौजूद है। अब जब इनके शौहर ने इनको डांटा या इस तरह से बात की तो वो कहने लगी कि मुझे कोई शौक़ नहीं झूठ बोलने का, मैंने देखा था तो मैंने इसलिए आपको बताया। इसी तरह तकरीबन पूरी रात गुजर गई और सुबह होने में तकरीबन आधा घंटा बाकी था कि इनको महसूस हुआ कि इनको वॉशरूम जाना चाहिए, और ये वॉशरूम जाने के लिए अपने कमरे से निकली। अब पुराना दौर था, पुराने लोग थे, घर बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो घर का वॉशरूम था, ख़ास तौर पे जो लेडीज़ का वॉशरूम था, वो हवेली की या घर की बैक साइड पे मौजूद था, और जो मर्दों का वॉशरूम था वो फ्रंट साइड पे मौजूद था। पहले के दौर में आम तौर पे ऐसा ही हुआ करता था कि ये जो वॉशरूम वगैरह थे वो घर से बाहर बनाए जाते थे। खैर, किस्सा मुख्तसर, ये वॉशरूम जाने के लिए उठी और वॉशरूम की तरफ जा रही थी तो वॉशरूम गुजरते हुए इनको सहन से गुजरना था या उस अस्तबल से गुजरना था जो वहाँ पे मौजूद था। अब जैसे ही ये उस वॉशरूम के करीब पहुँची या उस अस्तबल के सामने से गुजरी तो इन्होंने देखा कि एक अजीब सी मखलूक है, एक अजीब सी औरत है जो उस अस्तबल के सामने या उन जानवरों के पास बैठी हुई है। ये बताती कि जो औरत थी, इसके बिल्कुल औरतों की तरह बड़े बड़े बाल थे, औरतों की तरह चेहरा था, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत के जिस्म पे बहुत सारे बड़े बड़े बाल मौजूद हैं, जैसे कि आमतौर पे किसी रीछ के बाल हुआ करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जब इन्होंने उस औरत को देखना शुरू किया और देखते देखते जब इनकी नज़र उसके पैरों पर पड़ी तो इन्होंने देखा कि उसके जो पैर हैं वो जानवरों की तरह हैं, यानी कि जैसे आमतौर पे घोड़े के या गाय के पैर हुआ करते हैं, वैसे ही उस औरत के पैर हैं। अब ये जो मखलूक इनके सामने खड़ी हुई थी या जिस मखलूक को ये देख रही थी वो बड़ी अजीब क्रिएचर थी, और इससे पहले कभी भी इन लोगों ने इस तरह की मखलूक को ना देखा था, ना विटनेस किया था। खैर, जब उन्होंने इस तरह की औरत को देखा तो वहीं खड़े खड़े एक ज़ोर से चीख मारी, और जैसे ही ये चीख मारी तो वैसे ही ये बेहोश हो गई। अब जब इनको होश आया तो इन्होंने देखा कि सारे के सारे घर वाले, ख़ास तौर पे शौहर, सास ससुर, इनके सराउंडेड खड़े हुए हैं और इनको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं या इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके जब इन्होंने अपना जायज़ा लिया तो इनके जिस्म पे बहुत सारा खून लगा हुआ था, और जो इनके पेट में बच्चा मौजूद था या जो प्रेगनेंसी थी वो इनकी ज़ाया हो चुकी थी, और उस बच्चे की पेट के अंदर ही डेथ हो चुकी थी। अब ये देखने के बाद ये फूट फूट के रोने लगी, बहुत ज़्यादा गम में आ गई, बहुत परेशान थी। लेकिन जो कुछ इन्होंने देखा था वो हकीकत पे मबनी था, जबकि इनके परदादा के मुताबिक और उनके पेरेंट्स के मुताबिक ये जो कुछ देखा गया था या जो बातें की जा रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बताते हैं कि पूरी ज़िंदगी
मेरी परदादी के जहन में ये सवाल रहा कि जो मखलूक मैंने देखी थी वो मुझे क्यों नज़र आई थी। क्या उस मखलूक का ताल्लुक उस घास से तो नहीं था जो घास मेरे शौहर रास्ते में से उठा के लाए थे? क्योंकि जब से वो घास हमारे घर में आई थी या वो जो चारा था वो हमारे घर में लेके आए थे, उस वक्त से ही मुझे उस घास के अंदर कभी आग नज़र आती थी, कभी धुआं नज़र आता था, और उसके बाद ही मेरी ये हालत हुई थी और मेरी प्रेगनेंसी ज़ाया हो गई थी। तो गाइस, कभी कभी आपकी ज़िंदगी में इस तरह के स्ट्रेंज वाक़यात पेश आते हैं जिनके बारे में हमेशा आपके जहन में क्वेश्चन मार्क रहता है कि जो कुछ हुआ था वो महज इत्तफाक था या हकीकत पे मबनी था। अच्छा, इसी तरह आज की जो दूसरी स्टोरी है ये कमाल साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि ये जब तालीम हासिल कर रहे थे, यानी ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, तो इन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से इंटरमीडिएट पास किया। जब इन्होंने इंटरमीडिएट पास किया तो उसके बाद इन्होंने मेडिकल में जाने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए तैयारी शुरू कर दी, और जहाँ जहाँ पे भी जिन जिन कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर बनाया जाता था वहाँ जाके इन्होंने टेस्ट देना शुरू किए। ना सिर्फ टेस्ट देना शुरू किए बल्कि पूरी तैयारी कर रहे थे कि किसी भी तरह इनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज के अंदर हो जाए और ये डॉक्टर बन जाएं। लेकिन कभी कभी किस्मत में बहुत सारी इस तरह की बातें होती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो ऐसा ही हुआ कि जितने भी कॉलेजेस में या जितने भी एप्टीट्यूड में ये अपेयर हुए उनमें इनको कामयाबी नहीं मिली, और जब ये दिल बर्दाश्त हो गए और इनको लगने लगा कि अब इनका किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, ये यहाँ पे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, तो इन्होंने अपने पेरेंट्स से ज़िद करना शुरू की कि मैं बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ, मुझे बैरून मुल्क कम से कम चाइना भेज दें, मैं वहाँ जाके डॉक्टर बन जाऊँगा, और जब मैं डॉक्टर बन जाऊँगा तो वापस अपने मुल्क में आके लोगों को सर्व कर सकूँगा। शुरू में तो इनके पेरेंट्स ख़िलाफ़ थे, लेकिन जाहिर सी बात है ये इकलौती औलाद थे और इनके पास पैसों की भी कमी नहीं थी, तो इनके पेरेंट्स बिला आखिर मान गए और उसके बाद इन्होंने बिला आखिर चाइना की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। ये बताते हैं कि जो यूनिवर्सिटी थी इसके साथ ही हमारी रिहाइश थी, यानी हॉस्टल जो था वो करीब ही मौजूद था। एक हफ्ते के अंदर 5 दिन क्लासेस होती थी, 2 दिन फ्री होते थे। शुरू में तो मैं बहुत बोर हो जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जब मेरे दोस्त बनना शुरू हुए, ख़ास तौर पे कुछ इंडिया के लोग थे, कुछ पाकिस्तान के लोग थे, जब मेरी इनसे दोस्ती बढ़ गई तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमने जगहों को, पिकनिक पॉइंट्स को, घूमने फिरने की जगहों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। इसी तरह एक दफ़ा हमें पता चला कि यहाँ पे तकरीबन 70 किलोमीटर दूर एक बीच मौजूद है, और वो जो बीच है वो बहुत ही खूबसूरत बीच है, बड़ा ज़बरदस्त उसका व्यू है। उसके साथ साथ वहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ भी मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस बीच के ऊपर या वहाँ पे आम तौर पे इतना रश नहीं होता जितना कि दूसरे बीचेस पे हुआ करता है। अब इसी प्लान से, इसी इरादे से ये लोग जुम्मे की रात को निकले कि हम पूरी जुम्मे की रात उसी बीच पे गुजारेंगे और वहाँ पे जो पहाड़ वगैरह मौजूद हैं वहाँ छोटी मोटी कैंपिंग कर लेंगे और अगले दिन वापस आ जाएंगे। खैर, ये लोग खैरियत से वहाँ पे पहुँच गए, और जब ये लोग वहाँ पे पहुँचे तो सनसेट होने वाला था, सनसेट से पहले का टाइम था। लेकिन वहाँ पे दूर दूर तक कोई इक्का दुक्का बंदा नज़र आ रहा था। आमतौर पे ऐसा हुआ नहीं करता। इनकी भी ख्वाहिश थी कि इनको स्पेस मिले या प्राइवेसी मिले, तो वैसे ही हुआ कि इनको स्पेस भी मिल गई, प्राइवेसी भी मिल गई, और ये जहाँ चाहते वहाँ पे अपना कैंप लगा सकते थे, रुक सकते थे। ये बताते हैं कि एक पॉइंट हमें ऐसा नज़र आया जहाँ पे पानी भी आ रहा था हल्का हल्का, और पानी के साथ साथ वहाँ पे एक झूला भी लगा हुआ था। यानी कि अगर आप झूले पे बैठें तो जो समंदर की लहरें आती हैं वो बाकायदा आके उस झूले से टकराती थीं। अब हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करते हैं और इधर से ही थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ पे जो माउंटेन मौजूद है वहाँ पे जाके कैंप लगा लेंगे। कुछ देर तक वो जो स्विंग था या वो जो झूला था, ये लोग वहाँ पे बैठे रहे, वहाँ पे एंजॉय करते रहे। इस दौरान ये में सनसेट हो चुका था और अंधेरा होना शुरू हो चुका था। अब जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वैसे वैसे समंदर से खौफ आने लगा था। एक अजीब सा माहौल था जो बन चुका था, और इनका एक दोस्त था जो बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो इनको बार बार कह रहा था कि इस झूले के करीब या यहाँ पे मुझे एक हैवीनेस फील हो रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ खौफ सा महसूस हो रहा है। बेहतर है कि अब हम ऊपर चलें, वहाँ जाके कैंप लगाएं या छोटा सा अपना एक शेल्टर बना लें।
जिस शेल्टर में हम लोग रात गुजार सकें। जब उसने बहुत ज़्यादा बोलना शुरू किया तो मजबूरन ये सारे के सारे जो भी दोस्त थे 4-5, ये वापस उस जगह चले गए। यानी एक छोटी सी माउंटेन थी और वहाँ जाके इन्होंने एक छोटा सा कैंप बना लिया, एक छोटा सा समझ लें शेल्टर बना लिया, जहाँ पे इनका सोने का इरादा था। ये बताते हैं कि वहाँ पे हमने छोटा मोटा बारबेक्यू भी किया, खाना वगैरह खाया और तकरीबन रात के 1 या 1:30 बजे हम लोग सोने के लिए लेट गए। अब ये जो पॉइंट था जहाँ पे हम लेटे हुए थे, वहाँ से जो नीचे का हिस्सा था, ख़ास तौर पे जहाँ पे झूला लगा हुआ था, वो हिस्सा बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा था। अब इनके जो भी दोस्त थे, जो भी इंडियन पाकिस्तानी इनके फ्रेंड्स थे, वो फ़ौरन से लेटे और लेटते ही खराटे लेने लगे। अच्छा, अपना ये बताते हैं कि जब भी मैं जगह चेंज करता हूँ या किसी नई जगह जाता हूँ तो मुझे आराम से नींद नहीं आती, इतनी आसानी से नींद नहीं आती। मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है, फिर जाके कहीं मुझे नींद आया करती है। वैसे ही मेरे सारे के सारे जो दोस्त थे वो सो चुके थे और मैं अकेला जाग रहा था। इसी तरह रात के तकरीबन 3 बज गए। समंदर की लहरों की मुसलसल आवाज़ें आ रही थीं। एक अजीब सा शोर था जो मेरे कानों में आ रहा था। और जब काफ़ी देर मुझे मज़ीद नींद नहीं आई तो मैंने सोचा कि बाहर निकल के बैठता हूँ, समंदर की तरफ देखना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि आम तौर पे अगर आप समंदर के सामने बैठ भी जाएं या सिर्फ उसको देखते रहें तो आपको सुकून महसूस हुआ करता है। इसी इरादे से जब ये बाहर निकले और इनकी नज़र सामने जो स्विंग मौजूद था उस तरफ पड़ी, तो इन्होंने देखा कि स्विंग के ऊपर कोई बैठा हुआ है, और ना सिर्फ बैठा हुआ है बल्कि वो जो स्विंग है उसको बार बार हिला रहा है या झूल रहा है। अब अंधेरा हो रहा था लेकिन पता चल रहा था कि कोई बैठा हुआ है। ये नहीं पता चल रहा था कि कौन बैठा हुआ है। काफ़ी देर तक ये ऑब्ज़र्व करते रहे और जब इनको यकीन हो चला कि वहाँ पे कोई बैठा हुआ है और जो बैठा हुआ है वो एक लड़की है, तो ये उठे और उठ के उस स्विंग की तरफ जाने लगे। रात के इस पहर में स्विंग की तरफ जाना ख़तरे से खाली नहीं था, लेकिन इनका जो इश्तियाक था, ये जो शौक़ था, वो बढ़ता चला जा रहा था। इनके अंदर जस्तजू मौजूद थी कि आखिर ये कौन लड़की है जो इतनी रात में इस समंदर के पास इस स्विंग पे अकेले आके बैठ गई है। अब ये जो कंट्री है या यहाँ का जो माहौल है वो निस्बतन मॉडरेट है या मॉडर्न माहौल है, लिहाजा ये भी बग़ैर किसी वक़्त के, बग़ैर किसी परेशानी के उस लड़की की तरफ बढ़ते चले गए। और फाइनली जब ये नीचे उतरे या उस स्विंग के करीब पहुँचे तो इन्होंने देखा कि एक चाइनीज़ लड़की है जो झूले पे बैठी हुई है और मुसलसल झूल रही है। ना सिर्फ झूला झूल रही है बल्कि वो इनको देख के मुस्कुरा रही है। अब जब उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी तो इनकी उम्मीदें जागी, लिहाजा ये मज़ीद आगे बढ़े और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं जाता हूँ, इससे बात करता हूँ, इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। खैर, जैसे ही ये मज़ीद आगे बढ़े तो वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी जो स्विंग पे बैठी हुई थी, उसने इनको इशारा किया जैसे कि मेरे पास आओ या मेरे बराबर में आके बैठ जाओ। ये उसको देखते हुए, उसकी मुस्कुराहट को देखते हुए मुसलसल उसके करीब बढ़ रहे थे। जैसे ही ये मज़ीद आगे बढ़े तो इनकी नज़र उसके बराबर में पड़ी। इन्होंने देखा कि जहाँ पे वो लड़की बैठी हुई है स्विंग के ऊपर, उस जगह के बिल्कुल बराबर में, यानी उस स्विंग के ऊपर ही एक बाकायदा सर रखा हुआ है जो देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान का सर है। और जैसे ही ये मज़ीद आगे बढ़े तो वाकई में ऐसा ही था कि उस लड़की के बराबर में एक सर रखा हुआ था, उसका धड़ मौजूद नहीं था। और जब इन्होंने उस सर पे गौर किया तो उसकी शक्ल भी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि इस लड़की की शक्ल थी जो स्विंग कर रही थी। ये बताते कि जब मैंने ये देखा तो जितना तेज़ मैं भाग सकता था वापस पलटा, मैंने भागना शुरू कर दिया और जो भी दुआएं, जो भी आयत वगैरह मुझे आया करती थी, मैंने पढ़ना शुरू की। और जब मैं जैसे तैसे अपने कैंप में पहुंचा या उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे मेरे दोस्त मौजूद थे, तो मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा। और जब मेरा हौसला बढ़ा या मेरा हौसला बहाल हुआ तो मैंने दोबारा से वहीं पे उस स्विंग पे पलट के देखा। और जब मैंने वहाँ पे पलट के देखा तो वहाँ पे ना वो औरत, वो लड़की मौजूद थी, ना उसका कोई नामो निशान था। ये बताते हैं कि कुछ देर के अंदर अंदर ही मुझे शदीद बुखार हो चुका था और अंदर जाके जो भी मेरे दोस्त थे, लड़के थे, उन सबको मैंने उठा दिया था और जो भी वाक़या पेश आया था वो सारा का सारा वाक़या उनको बताया था। उसके बाद वो जो लड़के थे उन सब ने भी यही डिसाइड किया कि यहाँ पे मज़ीद रुकना ठीक नहीं है, लिहाजा हम लोग अपने टाइम से पहले उस जगह से निकल गए और वापस अपने हॉस्टल में या अपनी जगह पे आ गए। 4 से 5 दिन तक मुझे शदीद बुखार रहा, तब जाके मेरी तबीयत संभली
और उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि कभी भी इस तरह की जगह पे नहीं जाना है, और ख़ास तौर पे जहाँ पे इस तरह की औरतें या लड़की नज़र आए तो वहाँ तो बिल्कुल नहीं जाना है। गाइस, उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, और अगर हो सके तो दुआ करें कि अल्लाह मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हम सब के लिए आसानी हो। अगली अपलोड तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।